हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का पेपर हुआ था। तो इस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि पूरा पेपर मेरे पास है, तो मैं उसको एक ही वीडियो में तो डिस्कस कर नहीं सकता। तो मैं इसको कुछ पार्ट्स में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो भी दी जाती है, उसके बाद सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें ये कहा गया था कि x+3 1 3x-7 एंड -5 ये किस में है, प्रोपोर्शन में है, तो हमें x की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो आपको पता है जब चार नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं a b c d, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम इसको क्या लिखते हैं, a/b = c/d। तो इनको भी हम यही लिखेंगे, दिस अपॉन दिस, यानी x+3/1 = 3x-7/-5। और बस हमें सॉल्व कर देना था। तो ये हो जाएगा -5x-15 इज इक्वल टू 3x-7, x वाले एक तरफ, 8x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -8। तो यहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा। तो इजी क्वेश्चन से शुरुआत हुई पेपर की। तो फिर सेकंड क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का हमें मार्क्ड प्राइस यानी एमआरपी दी हुई है 12,000 रुपीज, और उस पर जो जीएसटी कस्टमर ने पे किया है, जीएसटी कितना पे किया है, 2,160 रुपीज। तो हमें रेट ऑफ जीएसटी यहां पर बताना था, रेट ऑफ जीएसटी। तो मैं रेट ऑफ जीएसटी को x% मान लेता हूं, ठीक है। तो 12,000 का x%, 12,000 इंटू x/100, वो किसके इक्वल है, 2160 के। और यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x इज इक्वल टू 2160/120, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 18%। तो यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे मोड पूछा गया था। तो मोड वो क्वांटिटी होती है या वो नंबर होता है जो बार बार रिपीट हो। तो यहाँ पर 9 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 8 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 6 और 7 सिर्फ एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 9। तो इसका मोड क्या होगा, 9, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि ए एंड बी ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक विच इज पेइंग सिंपल इंटरेस्ट एट 9% पर एनम। ए डिपॉजिटेड ₹1500 फॉर 1 ईयर, ठीक है, यानी 1500 1 ईयर यानी 12 मंथ्स के लिए। तो कितना उसने टोटल पे किया, 18,000। उसके बाद बी डिपॉजिटेड ₹1200 फॉर 15 मंथ्स। तो 1200 फॉर 15 मंथ्स, तो इसने भी कितना डिपॉजिट किया, 0 0 18,000। उसके बाद बोला था अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, तो ये ए का अमाउंट है, ये बी का अमाउंट है। तो ऑप्शन ए है, ए इज ₹27 मोर देन बी, नहीं, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल वाला ऑप्शन ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों ने ₹18,000 इन्वेस्ट किए। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। उसके बाद बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज एक्स। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट यानी अगर ये कोई लाइन है, ओके, अगर ये कोई लाइन है तो ये जो एक्स एक्सिस पर जहां काट रही है तो इसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, इतने पार्ट को। और जो वाई एक्सिस पर टच कर रही है इतने पार्ट को हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये वाई इंटरसेप्ट है और ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो बोला गया है कि वाई इंटरसेप्ट कितना है, 6, यानी ये 6 है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0,6। उसके बाद बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज एक्स एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये तो पैरेलल, ये वाली लाइन यहाँ पर पैरेलल मैंने नहीं बनाई है, तो पैरेलल लाइन मैं यहां बना देता हूं। अगेन दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। एक ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि एक्स के पैरेलल हो और वाई इंटरसेप्ट क्या हो, 6 हो। तो ये वो लाइन होगी, ठीक है। ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है, अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें, ये लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है और वाई एक्सिस को काट रही है कहां पर, 6 पर, यानी ये पॉइंट क्या है, 0,6। तो हमसे इस लाइन की इक्वेशन बोली गई है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 6 होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर बताना चाहूं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और मैं अगर कोई एक लाइन ऐसे
वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू, अगर ये a है तो x इज इक्वल टू a, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर ये b से इंटरसेक्ट करके जा रही है तो इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, y इज इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि यहां पर मैंने बताया कि जो पैरेलल लाइन है वो किसके है, x एक्सिस के, तो y इज इक्वल टू b, तो इसलिए y इज इक्वल टू 6 इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फेयर S1, तो S1 का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, एंड सॉलिड हेमीस्फेयर, तो ये हेमीस्फेयर है S2, एज शोन इन द डायग्राम आर इक्वल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया जो क्या है, इक्वल है, तो हम दोनों का टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पर रेडियस इसकी कैपिटल आर है तो हम यहां पर कैपिटल आर लिखेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, तो उसका क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ऊपर वाला देखो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ये वाला पार्ट होगा और ये भी तो होगा, है ना, कौन कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये जो ऊपर सर्कल बना हुआ था ये भी किस में आएगा, टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा, यानी 2, ये हुआ 2 पाई आर स्क्वायर और ये हुआ पाई आर स्क्वायर, यानी प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बोला गया है रेशियो ऑफ आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ये दोनों इक्वल है तो इनको इक्वल रख दिया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो r अपॉन r इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, √3/2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हुआ। उसके बाद ये है इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल हमें दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है, O है। ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करे, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। उसके बाद बोला गया है एंगल CD इज 65 डिग्री, यानी ये वाला एंगल क्या है, 65 डिग्री है, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो इसमें अगर हम देखें, देखिए जो ये x है, ये जो x है ये कहां पर है, सेंटर पर है। ठीक है, तो सेंटर पर बना एंगल क्या होता है, डबल होता है सरकमफेरेंस पर बने हुए एंगल पे, और सेम आर्क जो है उसको क्या करनी चाहिए, सबटेंड करनी चाहिए। तो देखो ये वाली आर्क ADC आर्क, देखो ये आर्क x एंगल भी सबटेंड कर रही है और यहां पर B एंगल भी सबटेंड कर रही है, यानी ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूं कि देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो पूरा 180 होगा, और ये इतना पार्ट 65 है तो ये कितना बचा, 180 माइनस 65, तो 180 माइनस 65 अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 115, तो ये वाला आ गया 115। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 115 प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 115 प्लस x/2 इज 180 डिग्री, तो ये बना 230 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 230, तो x आ गया 130 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x² माइनस 6x माइनस 3, इसके रूट्स के नेचर पर हमें कमेंट करना है। तो रूट्स का नेचर निकालने के लिए तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 है तो क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, नो रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, नॉट रियल, रियल नहीं होते। और इक्वल्स टू 0 पर रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होते हैं। तो हम इसका डी निकालेंगे और देखेंगे डी का क्या आ रहा है और उसके हिसाब से हम कमेंट कर देंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac,
यानी -6 का होल स्क्वायर। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a 3 है, b -6 है और c -3 है, तो b² -4 इंटू 3 इंटू -3, तो ये हुआ 36, ये होगा 3 3 से 9 4 से 36 प्लस 36, तो ये आया 72। तो d क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। ठीक है, बात क्लियर हुई। अच्छा एक चीज और, रैशनल भी हमें चेक करना पड़ेगा। रैशनल कैसे चेक करेंगे, हम इसको फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। ठीक है, चलो रखते हैं। तो ये d आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, मैं इन सबको हटा रहा हूं। मेरा जो d आया था वो ग्रेटर देन 0 आया था, तो वहां से मुझे ये पता चला कि जो मेरे रूट्स थे वो क्या थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट थे। अब रैशनल और इरेशनल के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, वो कैसे चेक करूंगा, मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट, और b² -4ac मेरा 72 आया था, अपॉन 2 इंटू 3। तो x की वैल्यू आ गई है 6 प्लस माइनस √72 अपॉन 6। अब ये जो √72 है इसको मैं लिख सकता हूं 6 प्लस माइनस 3√8 अपॉन 6, और ये 3√8 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और एक इर्रेशनल नंबर को जब हम रैशनल में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पूरा नंबर इर्रेशनल है, और इर्रेशनल को अगर किसी रैशनल से डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी इर्रेशनल आता है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, रियल, डिस्टिंक्ट एंड इर्रेशनल, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ डाई इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज 1/6। यानी अगर मैं एक डाइस को रोल करूं, ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, अगर मैं एक डाइस को रोल करूं तो डाइस में क्या क्या नंबर होते हैं, 2 3 4 5 और साथ में 6। तो जब मैं डाइस को रोल कर रहा हूं तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर नंबर आने की वो 1/6 है। तो 6 से बड़ा तो नंबर होता ही नहीं डाइस में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बात समझ में आई। इसमें यह कहा गया है कि जब मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाइस में नंबर टोटल 6 ही होते हैं, 6 से ज्यादा होते ही नहीं है, तो 6 से कम ही आएंगे। ठीक है, तो असर्शन ए क्या है मेरी, फॉल्स है। फिर रीजन क्या दिया हुआ है, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन रोलिंग अ डाइस, तो ये तो सही लिखा हुआ है, तो यानी ऑप्शन बी, ए क्या है, फॉल्स है, और आर क्या है, ट्रू है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:64। ठीक है, तो दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, मान लो एक सिमिलर ट्राइंगल मैंने एबीसी बोला, एक ट्राइंगल मैंने डीईएफ बोला, ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। उसके बाद बोला गया है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के, ए बी अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि भाई रेशो जो है वो 9:64 है, एरियाज का रेशो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 9/64 रख दिया एरिया की जगह। उसके बाद कह रहा है कि एल्टीट्यूड्स का रेशो क्या होगा, तो देखो भाई एल्टीट्यूड इसमें कोई भी हो सकती है ना, एल्टीट्यूड इसमें कोई भी हो सकती है, तो मैं किसी को भी अगर एल्टीट्यूड मान लूं, फॉर एग्जांपल ये एल्टीट्यूड है, मुझे पता नहीं कौन सी एल्टीट्यूड है, कैसा ट्राइंगल है, तो एल्टीट्यूड का रेशो क्या होगा भाई, स्क्वायर से इधर रूट आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या जाएगा, 3:9 का रूट 3 होता है और 64 का 8 होता है, तो 3:8 इज अवर आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है v मस्ट बी एडेड टू x³ + 7x² + 3x + 2। मतलब इसमें हम क्या ऐड करें कि ये जो नंबर है वो x + 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो भाई देखो ये कह रहा है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि डिविजिबल हो जाए, मतलब ये डिविजिबल नहीं है, यानी इसमें कुछ ना कुछ क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो हम लगा देंगे इसमें रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि इसको पहले 0 के इक्वल रखो, यहां से x की वैल्यू निकालो, इस x की वैल्यू को इसमें पॉलिनोमियल में
पुट कर दो। तो अगर ये पॉलिनोमियल मेरा फॉर एग्जांपल px है तो p माइनस टू कितना होगा, -2 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। इसको सॉल्व किया, ये आया -8 प्लस 7 इंटू 4 इज 28 -6 प्लस 2। तो ये आ गया -14 -12 और 28 -12 इज 16, यानी 16 जो है मेरा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम क्या ऐड करें, हम क्या ऐड करें कि ये डिविजिबल हो जाए। तो देखो 16 ऐड नहीं करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं 16 ऐड कर दूंगा, अगर मैं 16 ऐड कर दूंगा तो ये और ज्यादा रिमाइंडर देगा। तो मैं ये कहूंगा कि भाई वो जो 16 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मुझे हटाना है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 16 है ये एक्स्ट्रा है, ये 16 एक्स्ट्रा आ रहा है, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा, तो ये मुझे हटाना है, यानी इसको मुझे माइनस करना है। तो माइनस, फिर मुझे जोड़ना क्या पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा -16 को। ठीक है, बात समझ में आई? मैं क्या ऐड करूंगा, -16 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक तरीके से 16 को हटाना है। तो 16 को हटाने के लिए मैं क्या ऐड कर दूंगा, -16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, in the given diagram AOB is right angle triangle and C is the midpoint of AB। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोला गया है हमें क्वेश्चन, C जो है वो AB का मिड पॉइंट है। The coordinates of the point which is equidistant from the three vertices of triangle AOB is। अब देखो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो AOB ट्राइंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से इक्वल हो। बात समझ में आई? यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, इस वर्टेक्स की डिस्टेंस यहां से और यहां से, यानी तीनों वर्टिसेस से इक्वल होगी। तो वही पूछा गया है कि भाई उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जिसकी इस वर्टेक्स से डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल होगी। भाई देखो इससे और इससे तो इक्वल है, तभी तो ये मिड पॉइंट है, और इससे भी होगी ही। तो यानी मुझे इसका मिड पॉइंट निकाल देना है। तो पॉइंट सी क्या होगा मेरा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी ये x1 है ये x2 है, सॉरी ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 2x प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 2y प्लस 0 अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा होगा 2x अपॉन 2 यानी x, 2y अपॉन 2 यानी y। तो सी पॉइंट क्या आया मेरा, x, y। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कि ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, ए बी का प्रोडक्ट बताओ। तो देखो इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि प्रोडक्ट ए बी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो भाई ये भी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट हो ही ना, हालांकि अगर हम करने भी बैठेंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसके ऑर्डर से। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखते हैं रो इनटू कॉलम। तो दो रो है, दो कॉलम है, और यहाँ पर एक रो है और दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू 2। और आपको बताया गया होगा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब ये वाले नंबर सेम हो। ठीक है, यानी पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द 9th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और बोला गया है कि इसकी 9th टर्म जो है वो एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो निकाल के देख लेते हैं। तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म ARn-1 होती है। तो A9 इज इक्वल टू क्या होगा, AR8, A कितना है 6, R कितना है -12/6 इज -2 रेज़ टू द पावर 8, और 6 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, और जब नेगेटिव पर इवन पावर हो तो पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी ये ट्रू है। असर्शन ए इज ट्रू। रीजन बोला गया है द वैल्यू ऑफ -2 रेज़ टू द पावर 8 इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, तो ये भी ट्रू है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। The 4th and 7th term of arithmetic progression are 60 and 114। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है, a plus n-1 into d होती है। तो 4th टर्म यानी a plus 3d कितनी दी हुई है, 60। 7th टर्म यानी a plus 6d कितनी दी हुई है, 114।
हमसे क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू निकालो और कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू निकालो और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10 निकालो। तो सिंपल है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, माइनस 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 ये कट गया, ये -3D इज इक्वल टू ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 54, वो भी नेगेटिव का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी आ गया 18। ओके, और डी अगर 18 है तो यहां पर रख दो, ए कितना आ जाएगा, 18 इंटू 3 54, उधर जाकर 6, तो ए 6 आ गया है और डी 18 आ गया है। उसके बाद S10, तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 10-1 इंटू 18। तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 प्लस 9 इंटू 18 इज, ठीक है, तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 174, 5 4 जा 20, कैरी में 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 इज 37 एंड 870 इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो D18, A6 और 870 इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब है ए हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, बी हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए बी हमें दी हुई है, ए और बी की वैल्यू निकालो। तो ए बी मैं निकाल लेता हूं पहले। तो ए बी क्या होगा, 3 1 5 3 -1 a 3 -5। मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो का कॉलम में करते हैं। तो 3 का -1 में किया -3, फिर प्लस का साइन आएगा, 1 का 3 में किया तो 3, फिर 3 का a में किया तो 3a, फिर प्लस का साइन आएगा, 1 इंटू -5 इज -5 और प्लस माइनस माइनस तो 3a -5, 5 का -1 में किया तो -5 प्लस 3 3 जा 9, 5 का a में किया तो 5a प्लस माइनस माइनस 15, ठीक है। तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 0, 3a -5, यहाँ पर आया 4 और 5a -15। और हमसे कहा गया है कि ए बी की वैल्यू ये है और हमने जो निकाली है वो ये है, तो यानी दोनों इक्वल होंगी, दोनों ही ए बी की वैल्यू है, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देता हूं। तो यानी 0 3a -5 4 5a -15 किसके इक्वल होगी, b 7 4 5 के। तो यहां से b 0 आ गया मेरा, ठीक है, b की वैल्यू चाहिए थी तो b 0 आ गया। और a निकालने के लिए इसको या इसको इक्वल रख दो, तो 3a -5 को अगर मैं 7 के इक्वल रख दूंगा तो a आ जाएगा 4, तो a इज 4, ठीक है। सही किया है ना, हाँ, a इज 4 एंड b इज 0। तो ये भी 4 मार्क का इजी सा क्वेश्चन था हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, O जो है सर्कल का सेंटर है। उसके बाद एंड द टेंजेंट DE टचेस द सर्कल एट B, DE एक टेंजेंट है जो कि B पर टच कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, इफ ADB इज 32 डिग्री, अच्छा ये एंगल 32 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है, बता देंगे। तो कैसे बताएंगे, देखो ये एक क्या है, टेंजेंट है, DE इज द टेंजेंट और AB इज द कोड। कोड और टेंजेंट जो भी एंगल बनाती हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि ये जो कोड है 2 सेगमेंट बना रही है, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट। तो जो माइनर सेगमेंट में बना हुआ एंगल है टेंजेंट के साथ, वो क्या होगा, उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के इक्वल होगा, यानी अगर ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। अगर ये एक सर्कल है, ये एक क्या है, टेंजेंट है और ये एक कोड है, तो ये जो एंगल बना रही है, मान लो यहाँ पर 10 डिग्री का एंगल है, तो ये जो मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी वो इसके इक्वल होगा। तो वही चीज यहाँ पर, ये y इस y के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, थोड़ा नीट एंड क्लीन हम करते हैं, समझ में आ गया होगा y के इक्वल क्यों होगा। चलिए, तो ये y है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी हमारा y हो जाएगा। और ये देखो ये सेमी सर्कल है, क्योंकि ये क्या है, एक डायमीटर जो कि सेंटर से होकर जा रहा है, तो सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो यानी ये y हुआ और ये 90 हुआ, ठीक है। अब ये पूरा 180 है, ये जो लाइन है पूरा कितना बना रही है, 180, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 90 प्लस y, यानी ये 90 माइनस y होगा, तो ये एंगल आ गया 90 माइनस y, ओके। थोड़ा क्लीन लिखते हैं, तो ये एंगल आएगा 90 माइनस y
और ये कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस वाई, क्योंकि पूरा एंगल 180, कितना वाई है पूरा 180, तो ये कितना बचा 180 माइनस वाई। अब इस वाले ट्राइंगल में मैं लगा रहा हूं क्या क्या लगा रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों एंगल्स का सम 180, तो ये आया 32 प्लस 90 माइनस वाई प्लस 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस वाई एंड माइनस वाई इज माइनस 2y, और ये उधर जाकर हो जाएगा 122, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो y की वैल्यू आई यहाँ पर 61 डिग्री, y आया है 61 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये सारी कहानियां यहाँ से हटा देता हूँ। y आ चुका है कितना, 61 डिग्री, तो ये भी 61 डिग्री होगा, ये 90 है, तो ये कितना होगा 180 में से आप माइनस कर दो कितना, 90 और 61 कितना होगा 151, तो ये आ जाएगा 29 डिग्री, तो x आ गया 29 डिग्री। तो मेरा फाइनल आंसर है x इज 29 डिग्री एंड y इज 61 डिग्री। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 when divided by x plus 1 leaves a remainder 6। ओके, तो यानी इसको जब x plus 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है 6, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई, ये रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि पहले इसको 0 के इक्वल रख दो, x plus 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, यानी जब मैं -1 इस पे रखता हूं तो रिमाइंडर आता है 6। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह -1 इसमें रख देता हूं और इक्वल्स टू 6। यही तो रिमाइंडर थ्योरम होती है कि इससे इसको इक्वल 0 रख के x की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो। तो x की वैल्यू इसमें रखी तो ये आ जाएगा k इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 6, और ये किसके इक्वल आता है, रिमाइंडर के, और रिमाइंडर है कितना 6, और यहां से हम k निकाल देंगे। तो k कितना आएगा, तो -k प्लस 3 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ये 5 हुआ, उधर जाकर 1। ठीक है, एक मिनट, ये 12 इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 14 माइनस 6 इज 8, तो k इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 2 आएगी। उसके बाद क्या बोला गया है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ k फैक्टराइज कंप्लीटली द पॉलिनोमियल दिस। तो k की वैल्यू को यूज करो और इसको कंप्लीटली क्या करो, फैक्टराइज करो। तो k की वैल्यू यूज करने का मतलब ये है, मैं एक काम करता हूं, दूसरा पेज, मैं k की वैल्यू यहाँ रखता हूँ। ठीक है, k की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, तो ये होगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब देखो, मैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करने वाला हूँ। हिट एंड ट्रायल में देखो, मुझे ये पता चल गया कि -1 तो इसको 0 नहीं बना रहा, मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। मैं एक बार 1 रख के देखता हूँ, तो जब मैं 1 रख के देखूंगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 11 माइनस 6, अब भी 0 नहीं बन रहा, तो यानी x -1 भी क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। अब मैं 2 रख के देखता हूं, तो ये बन गया 2 इंटू 8, ये आपने सीखा होगा हिट एंड ट्रायल करना। 3 इंटू 4 12 माइनस 22 माइनस 6, तो ये बचा 16 और 12 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2 पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यानी x -2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। उल्टा चल रहे हैं फैक्टर थ्योरम के में, अब हम उल्टा चल रहे हैं। यहां पर मैंने इसको 0 रख के पहले x इक्वल टू -1 किया था, अब मैं कह रहा हूं x इक्वल्स टू 2 पे ये 0 आ रहा है, तो यानी x -2 इसका फैक्टर होगा। यानी अगर मैं इसको x -2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको x -2 से डिवाइड कर दूं, किसको, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 को अगर मैं x -2 से डिवाइड कर दूं, तो करते हैं 2x स्क्वायर, तो यहां पर बचा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस प्लस ये बचा 7x स्क्वायर माइनस 11x, तो प्लस 7x, तो बचा 7x स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस, तो ये बचा 3x माइनस 6, तो प्लस 3, तो ये बचा 3x माइनस 6, ये सब कट गए, तो यानी 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के। भाई देखो, जब तुम 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो 4 है, तो मैं यही तो कह रहा हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है,
ये है x माइनस 2 इंटू 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। तो अब क्या करेंगे हम, तो x माइनस 2 तो एज इट इज रहा, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने लगाई तो ये बन गया 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो ये बना x माइनस 2 इंटू 2x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 3, 1 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 3। तो x माइनस 2 x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और वो मैं तभी डिस्कस करूंगा जब मेरे इस फर्स्ट पार्ट पर अच्छा रिस्पॉन्स होगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग बोलते हैं तो भी मैं इसका सेकंड पार्ट, मेरे पास पूरा पेपर अवेलेबल है, इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट में डालूं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। अगर मेरे पास कमेंट्स आती हैं, अगर मेरे पास 10 कमेंट्स भी आती है, 10 कमेंट्स बहुत कम है, अगर मेरे पास 10 कमेंट्स भी आती हैं कि आप अगला पार्ट डालिए तो मैं डालूंगा। ठीक है, और अगर इस वीडियो के ऊपर 100 के ऊपर व्यूज आते हैं तभी मैं सेकंड पार्ट यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो इस पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। देखो 2 भी मैं बता देता हूँ, 2 में तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद ट्राई कर सकते हो, बाकी अगर सेकंड पार्ट तुम बोलोगे तो मैं डालूंगा, उसमें मैं इसको बताऊंगा। तुमसे बोला गया है मिनिमम हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स रिक्वायर्ड टू, अच्छा इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक आई ड्रॉप की शेप में हमने एक बोतल ली है, उसमें क्या है, एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है। तो इसको पैक करने के लिए अगर मैं एक बॉक्स लूं तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो अगर ये मैंने बॉक्स ले लिया तो इसकी मैक्सिमम हाइट तुम्हें दिख रही होगी कितनी होगी। ठीक है, अगर मैंने ये बॉक्स लिया, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, तो एक डब्बे में मैंने इसको बंद कर दिया, तो इसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, जितनी इस पूरी फिगर की हाइट है। तो इस पूरी फिगर की हाइट कैसे निकालोगे, पहले कोन की हाइट जो कि 7 दी है, सिलेंडर की हाइट 7 दी है, और इस हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होगी, 7 का आधा 3.5। तो इन तीनों को ऐड कर दो तो मिनिमम हाइट निकल जाएगी। और वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उसमें से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, उसमें से माइनस कर दो 2/3 πr³ को, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे के पार्ट में आपके कहने के बाद ही डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।